Welcome. The next concept we are discussing is murmur. Now, murmur पहले तो हमें एक बहुत ही सिंपल और एक सिंपल सा इजी सा कॉन्सेप्ट समझना है कि मर्मर आता क्यों है। मर्मर का मतलब होता है टर्बुलेंट ब्लड फ्लो। द ऑडिबल टर्बुलेंट ब्लड फ्लो इज कॉल्ड एज मर्मर। अभी हमारे ब्लड वेसल्स में जो ब्लड फ्लो हो रहा है, हार्ट में जो ब्लड फ्लो हो रहा है, इट इज़ वेरी लेमिनर, इट इज़ नॉट क्रिएटिंग एनी साउंड। लेकिन अगर वो टर्बुलेंट हो जाए तो आवाज़ क्रिएट करेगा, जिसको हम ऑस्कल्टेशन में सुन सकते हो और उसको फिर हम बोलते हैं मर्मर है। नाउ व्हाट हैपेंस इज, फॉर एग्जांपल, when how the murmur is created, if the blood flows in any wrong direction, मतलब कि नॉर्मली ब्लड का फ्लो जिस डायरेक्शन में होना चाहिए था उसके गलत डायरेक्शन में कहीं पे भी ब्लड फ्लो हुआ तो मर्मर आएगा। सेकेंड, इफ द ब्लड इज फ्लोइंग थ्रू अ नैरो ऑरिफिस, जितना फिजियोलॉजिकल जगह होनी चाहिए थी जाने के लिए, अगर उससे कम जगह है तो भी मर्मर क्रिएट होगा। सो दीज आर द टू रीजंस ऑफ मर्मर। वन, इफ द ब्लड इज फ्लोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन। सेकेंड, द ब्लड इज फ्लोइंग थ्रू अ नैरो ऑरिफिस। अब आपको ये मर्मर कौन से टाइम पे सुनाई दिया, उसके बेसिस पे मर्मर को हमने तीन कैटेगरी में डिवाइड किया कि द मर्मर वॉज हर्ड ड्यूरिंग द सिस्टोल, then it is called as a systolic murmur. The murmur is heard during the diastole, is called as diastolic murmur, and if the murmur is heard throughout the systole and diastole, is called as continuous murmur. तो कब सुनाई दिया उसके बेसिस पे तीन टाइप का मर्मर हो गया। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। आप थोड़ा सा, इज अ वेरी स्मॉल चैप्टर, आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे आपको यहीं पे याद हो जाएगा दैट व्हाट आर द वेरियस टाइप्स एंड वेयर वी आर गोइंग टू हियर दिस मर्मर। सबसे पहले बात करते हैं कंटिन्यूअस मर्मर की। ये वो मर्मर है जो सिस्टोल और डायस्टोल दोनों में सुनाई देता है। सिस्टोल और डायस्टोल दोनों में तब सुनाई देगा, फॉर एग्जाम्पल वी नो दैट कि S1 से लेके S2 जो होता है वो सिस्टोल होता है, एंड S2 से लेके S1 का जो ड्यूरेशन होता है दैट इज डायस्टोल। तो एक ऐसा मर्मर सिस्टोल डायस्टोल दोनों में सुनाई दे रहा है, मींस द मर्मर इज प्रेजेंट थ्रू आउट द सिस्टोल, और थोड़ा सा मर्मर की इंटेंसिटी बढ़ जाती है एट द टाइम ऑफ S2, एंड देन अगेन द मर्मर इज थ्रू आउट देयर एट डायस्टोल। अगर इस तरीके का मर्मर है जो सिस्टोल डायस्टोल में सुनाई दे रहा है एंड द मर्मर इज पीकिंग एट S2, दैट इज कॉल्ड एज कंटिन्यूअस मर्मर। कंटिन्यूअस मर्मर आपको केवल और केवल सुनाई देंगे इफ देयर इज अ वस्कुलर पैथोलॉजी। If there is a vascular pathology, then only you will have the continuous murmur. Valvular pathology never leads to continuous murmur. अभी आपको समझ में आ जाएगा what is vascular, what is valvular. जैसे कि मिटल रिगर्गिटेशन, मिटल स्नोसिस, एओटिक रिगर्गिटेशन, एओटिक स्नोसिस, ये सारे वाल्वुलर प्रॉब्लम है। ये कभी भी कंटिन्यूअस मर्मर नहीं कराते, या तो सिस्टोलिक करवाते हैं या डायस्टोलिक करवाते हैं। अब देखिए वस्कुलर पैथोलॉजी कौन सी होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा। इफ देयर इज अ एब्नॉर्मल नैरोइंग इन द एओर्टा, इज कॉल्ड एज कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा। उसकी वजह से क्या होगा कि जब भी एओर्टा में ब्लड फ्लो हो रहा है, इस जगह पे ब्लड फ्लो टर्बुलेंट होगा और वो हमें सुनाई देगा। इट्स अ वस्कुलर प्रॉब्लम। In the same way, for example, let's say when we were in the fetal life, there was a abnormal connection between there was a physiological connection between the pulmonary artery and aorta, and that is called as ductus arteriosus. लेकिन बर्थ के बाद ये डक्टस आर्टेरियोसस बंद हो जाना चाहिए था। अगर ये बंद नहीं हुआ तो दैट इज कॉल्ड एज पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस, रिटन एज PDA। और अगर ये बंद नहीं होता तो ब्लड का कंटिन्यूअस फ्लो होता रहेगा इस छोटे से ब्लड वेसल में, एंड दैट इज गोइंग टू बी टर्बुलेंट, and that is called as the patent ductus arteriosus. Here you can see one more, the peripheral pulmonary artery stenosis, not pulmonary valve, pulmonary artery stenosis. If there is an obstruction in the pulmonary artery, again the blood flow is going to be turbulent in that time. So whenever there is any vascular problem, be it peripheral pulmonary artery stenosis, coarctation of aorta, patent ductus arteriosus, I am adding few more here, such as arteriovenous fistula, वेनस हम्प, ये वो सारी ब्लड वेसल की प्रॉब्लम है। अगर कभी भी ब्लड वेसल से रिलेटेड प्रॉब्लम है और आपसे पूछे कि कौन सा मर्मर आएगा, कंटिन्यूअस मर्मर आएगा। ये जो PDA वाला मर्मर है, आप इसको पीडियाट्रिक्स में भी पढ़ते हैं। पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस का जो मर्मर होता है, इसको मशीनरी मर्मर भी बोलते हैं, इज ऑल्सो कॉल्ड एज मशीनरी मर्मर। क्योंकि जब हम बच्चे को ऑस्कल्टेट करते हैं तो ऐसा लगता है इस बच्चे के अंदर बहुत सारी अंदर मशीन्स चल रही है, मशीनरी मर्मर। सो कंटिन्यूअस मर्मर वेरी सिंपल, किस में सुनाई देता है? वस्कुलर पैथोलॉजी। कोई भी वस्कुलर पैथोलॉजी विल हैव द continuous murmur. The vascular pathology will not have the systolic or diastolic murmur. Coming to the second one, the systolic murmur. Now we will discuss the murmur on one side of the heart. You can apply the same concept on the other side. For example, let's talk on the left side of the heart.
लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में यहाँ पे मिट्रल वाल हो गया बिटवीन द लेफ्ट एट्रिया लेफ्ट वेंट्रिकल, एंड लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के बीच में एओर्टिक वाल हो गया। अब हम बात कर रहे हैं कि सिस्टोल के टाइम पे कहाँ मरमर आ सकती है। तो देखिए नॉर्मली सिस्टोल के टाइम पे क्या होता है, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड को जाना था एओर्टा के अंदर, दैट इज द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल डायरेक्शन। और मैंने आपको बताया मरमर दो कारण से आती है, या तो ब्लड जो है गलत डायरेक्शन में चला जाए, या फिर ब्लड को निकलने की जगह बहुत कम हो। सिस्टोल के टाइम पे फिजियोलॉजिकल डायरेक्शन है कि ब्लड जो है लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में जाना चाहिए था। अब अगर ब्लड गलत डायरेक्शन में चला जाता है, फॉर एग्जांपल लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रिया में चला जाए, दिस इज अ रॉन्ग डायरेक्शन। लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल में चला जाए, दैट इज अ रॉन्ग डायरेक्शन। तो यू हैव गॉट टू कॉजेज ऑफ सिस्टोलिक मरमर, दो कॉजेज हो गए। अगर लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रिया में ब्लड जा रहा है, दैट इज कॉल्ड एज मिट्रल वाल रिगर्गिटेशन। So mitral valve regurgitation will lead to systolic murmur. There is one more cause of the systolic murmur that can be there. It is ventricular septal defect, VSD. आपको थोड़ा सा इमेजिन करना है। देखिए अगर वो पूछते हैं सिस्टोलिक मरमर, हमें ये तो पता है ना यार, सिस्टोल का मतलब वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्ट होना। आप थोड़ा सा इमेजिन करो, अगर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो the physiological direction the blood should go in the aorta. What are the two wrong direction where the blood can go during systole? एक तो ऊपर जा सकता है, that is mitral regurgitation. अगर इधर चला गया right ventricle में, that is ventricular septal defect. तो two causes of systolic murmur you understood. हमने ये भी बोला कि मरमर तब क्रिएट होता है जब ब्लड इज पासिंग थ्रू अ नैरो ओरिफिस। अगर मान लीजिए यहाँ पे एओर्टिक वाल खराब हो जाता या फिर बाहर निकलने में ऑब्स्ट्रक्शन होता, देन इट इज ऑल्सो गोइंग टू क्रिएट अ मरमर। सो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड का एओर्टा में जाने में अगर ऑब्स्ट्रक्शन है तो भी प्रॉब्लम होगा, एंड दैट इज सीन इन एओर्टिक वाल्व स्टेनोसिस। एओर्टिक वाल्व स्टेनोसिस में भी सिस्टोलिक मरमर आएगा। अगर आपने बहुत ध्यान से पहले वाले वीडियोस देखे हैं तो मैंने उसमें आपको हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी में भी पढ़ाया था कि हाइपरट्रॉफी हो जाती है कार्डियक मसल की, उसकी वजह से सेप्टम इतना बड़ा हो जाता है कि ब्लड को बाहर नहीं जाने देता लेफ्ट वेंट्रिकल से। सो इन हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी आल्सो वी आर गोइंग टू हैव द सिस्टोलिक मरमर। सो अब हमें फोर कॉजेज याद हो गए सिस्टोलिक मरमर के। एक बार हम रिपीट कर लेते हैं, फोर कॉजेज ऑफ सिस्टोलिक मरमर। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा वेंट्रिकल, ब्लड दो रॉन्ग डायरेक्शन में जा सकता है, मिट्रल रिगर्गिटेशन और वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, एंड देयर कैन बी टू ऑब्स्ट्रक्शन, एओर्टिक स्टेनोसिस और HOCM. So if I write down the causes of systolic murmur, I can say like this: mitral regurgitation, ventricular septal defect, aortic stenosis, and HOCM. And this is what we have written on the left side of the heart. अगर ये सेम मैं राइट साइड में भी लिख सकता हूँ। देखिए मिट्रल वाल जो होता है वो लेफ्ट साइड में, उसका जो सिमिलर वाल्व है जो राइट साइड में ट्राइकस्पिड वाल है। तो अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि मिट्रल रिगर्गिटेशन से सिस्टोलिक मरमर आती है, तो ट्राइकस्पिड रिगर्गिटेशन से भी सिस्टोलिक मरमर आएगी। इसी तरीके से एओर्टिक स्टेनोसिस जो होता है, एओर्टिक वाल तो लेफ्ट साइड में, उसका राइट साइड का कंपोनेंट हो गया पल्मोनिक वाल। तो एओर्टिक स्टेनोसिस अगर सिस्टोलिक आ रही है तो पल्मोनिक स्टेनोसिस से भी आएगी सिस्टोलिक। सो हमें दोनों साइड के याद नहीं रखने, आप एक साइड का याद रख लो ना यार, दूसरे साइड में खुद ही अप्लाई कर लेंगे उस चीज को। तो ये सारे कॉजेज हो गए सिस्टोलिक मरमर के। तो अभी के लिए हमारे पास फोर कॉजेज हो गए सिस्टोलिक मरमर के लिए, MR, VSD, AS, HOCM। एक बार हम इनको भी फर्दर बाइफर्केट कर लेते हैं। Now, the systolic murmur, you can see that the systolic murmur can be ejection systolic murmur, can be pain systolic murmur. Pain systolic तो नाम में ही समझ में आ रहा है कि जो मरमर है वो थ्रू आउट द सिस्टोल सुनाई देगी। अगर मरमर थ्रू आउट द सिस्टोल सुनाई देगी, दैट इज कॉल्ड एज पेन सिस्टोलिक मरमर। इजेक्शन सिस्टोलिक का मरमर का मतलब है कि जो मरमर की इंटेंसिटी है वो शुरू में कम थी, फिर धीरे धीरे मरमर की इंटेंसिटी बढ़ रही है सिस्टोल में, एंड देन द इंटेंसिटी ऑफ द मरमर इज अगेन डिक्रीजिंग डाउन। अगर ऐसा होता है, this is called as ejection systolic murmur. This ejection systolic murmur is also called as the crescendo decrescendo murmur. Also called as crescendo decrescendo or diamond shape murmur. Crescendo decrescendo or the diamond shape murmur. This crescendo decrescendo or diamond shape murmur that is seen in two conditions, aortic stenosis and HOCM. और हमने तो ये आगे पहले ही डिस्कस कर लिया था कि HOCM में ये मरमर कहाँ पे सुनाई देगी। दिस मरमर डायमंड शेप मरमर विल बी एट द अर्ब्स एरिया, वेरी गुड। और एओर्टिक स्टेनोसिस में ये मरमर कहाँ सुनाई देगी, एट एओर्टिक एरिया। सो दिस इज हाउ वी डिफरेंशिएट वेदर इट इज अ मरमर ऑफ एओर्टिक स्टेनोसिस और अ मरमर ऑफ HOCM, कि वो कहाँ पे सुनाई दिया है। पेन सिस्टोलिक मरमर हमें को दो जगह पे सुनाई देगी, MR एंड VSD। दिस वाज आस्क्ड इन द नीट PG एग्जाम रिसेंटली, MR एंड VSD in 2023. So what we have discussed so far is कि डायमंड शेप मरमर जो हो गया वो दो जगह पे आ जाता है, एओर्टिक स्टेनोसिस में, HOCM में, और पेन सिस्टोलिक मरमर दो जगह पे, इट इज MR एंड VSD। नाउ देयर इज कॉन्सेप्ट दैट MR का मरमर कहाँ पे रेडिएट करेगा।
MR का मर्मर कहाँ पे रेडिएट करेगा? तो आप देखिए मिटल रिगर्गिटेशन में होता क्या है कि जो ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रिया में जा रहा है, दैट इज कॉल्ड एज द मिटल रिगर्गिटेशन। आपको पता है कि लेफ्ट एट्रिया तो सबसे पीछे की तरफ होता है, तो होता क्या है, द जेट ऑफ ब्लड इज गोइंग फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल टू लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया तो पीछे की तरफ है। So if you try to hear the murmur will be heard in the middle area, and this murmur, if you drag your step towards the axilla, you will be able to hear the murmur that it is radiating towards the axilla. So middle regurgitation murmur radiates towards the axilla, left axilla. अगर उन्होंने बोला कि पेशेंट को पेन सिस्टोलिक मर्मर आ रहा है और साथ में उन्होंने जेवीपी की प्रॉब्लम बताई है कि जेवीपी भी चेंज हो गया है, अच्छा मुझे बताओ जेवीपी लेफ्ट हार्ट को डिनोट करता है या राइट हार्ट के बारे में बताता है? जेवीपी तो राइट हार्ट के बारे में बताता है ना। तो अगर वो ये बोलते हैं कि पेन सिस्टोलिक मर्मर आ रहा है और जेवीपी चेंज हो रहा है, देखो पेन सिस्टोलिक मर्मर एमआर में भी आ सकता था और टीआर में भी आ सकता था, लेकिन अगर मैं बोलता हूं कि पेन सिस्टोलिक आ रहा है और जेवीपी चेंज हो रहा है, तो आंसर मिटल रिगर्गिटेशन होगा या ट्राइकस्पिड रिगर्गिटेशन होगा? जब भी जेवीपी वर्ड मर्मर के साथ ऐड कर देंगे तो हमें राइट साइड का आंसर करना पड़ेगा, तो राइट साइड में हो गया ट्राइकस्पिड रिगर्गिटेशन। राइट, यू गॉट माई पॉइंट। सो सिस्टोलिक मर्मर के 4 कॉजेज एक बार वापस से याद करते हैं। सिस्टोल, लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, दैट इज सिस्टोल। 2 गलत डायरेक्शन में जा सकता है, ऊपर गया तो एमआर, साइड में गया तो वीएसडी। 2 ऑब्स्ट्रक्शन हो सकते हैं, वन इज एएस एंड सेकंड इज एचओसीएम। जो मर्मर लेफ्ट साइड में सुने देते हैं वैसे वैसे राइट साइड में भी हो सकते हैं। अगर मिटल रिगर्गिटेशन सिस्टोलिक मर्मर कर रहा है तो ट्राइकस्पिड रिगर्गिटेशन भी सिस्टोलिक ही करेगा। तो कैसे पता करेंगे? जेवीपी। अगर एमसीक्यू में साथ में जेवीपी भी कुछ बताया कि जेवीपी में कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, मतलब राइट साइड की बात चल रही है, और राइट साइड की बात चल रही है, तो अकॉर्डिंगली हम आंसर बता देंगे। देन देयर इज अ कॉन्सेप्ट इन द सिस्टोलिक मर्मर कॉल्ड एज लेट सिस्टोलिक मर्मर। अब ये क्या होता है? देखिए नॉर्मली जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है और ब्लड को एओर्टा में पुश करता है तो बहुत प्रेशर जो होता है मिटल वाल पे भी लगता है, लेकिन आपका और मेरा मिटल वाल एकदम टाइटली बंद रहता है, बिल्कुल बंद रहता है, ये बिल्कुल ब्लड को लेफ्ट एट्रिया में नहीं जाने देता। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनका मिटल वाल जो होता है बहुत ही इलास्टिक होता है, मिटल वाल इज वेरी इलास्टिक। अगर मिटल वाल बहुत इलास्टिक है तो देखिए क्या होगा, जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सिस्टोल होगा, ब्लड एओर्टा में जाएगा, उस टाइम पे द प्रेशर विल बी एक्सर्टेड ऑन द मिटल वाल। अगर मिटल वाल बहुत इलास्टिक है तो हो सकता है कि इस प्रेशर की वजह से मिटल वाल कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ बल्ज कर जाए एकदम से। अगर इस तरीके से एकदम बल्ज कर जाता है, क्योंकि इलास्टिसिटी ज्यादा थी तो मिटल वाल इस तरीके से बल्ज कर गया, इसको हमने बोल दिया मिटल वाल प्रोलेप्स, एमवीपी। तो जब मिटल वाल ऐसे प्रोलेप्स करता है तो ऐसे क्लिक करके आवाज आती है। So if the middle wall is very elastic during the systole, the middle wall can bulge suddenly in the left atria and that will create a clicking sound. So during the systole, somewhere here in the mid part of the systole, अगर आपको clicking sound सुनाई देता है, this is called as mid systolic click. ये mid systolic click हमें सुनाई देती है मिटल वाल प्रोलेप्स में, एमवीपी में, मिटल वाल प्रोलेप्स में मिड सिस्टोलिक क्लिक। और कभी कभी तो ये होता है कि मान लीजिए लेफ्ट वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट किया, प्रेशर जो था मिटल वाल पे लगा, मिटल वाल से हमें मिटल वाल प्रोलेप्स हो रखा था तो क्लिकिंग साउंड आया, और कभी कभी क्लिकिंग के बाद थोड़ा सा ब्लड लीक भी हो जाता है, और अगर थोड़ा सा ब्लड लीक हो गया तो आपको मर्मर सुनाई देगा लास्ट में, एंड दैट इज कॉल्ड एज द लेट सिस्टोलिक मर्मर। सो अगर मिटल वाल प्रोलेप्स जो है वो लीक कर रहा है, इफ द एमवीपी इज लीकिंग बैक द ब्लड, देन वी कैन हैव अ लेट सिस्टोलिक मर्मर। तो मिटल वाल प्रोलेप्स होता किनको है? मिटल वाल प्रोलेप्स उन लोगों को होता है जिनका मिटल वाल बहुत इलास्टिक होता है, मतलब कि उसके कोलेजन खराब है, मिटल वाल का बनाने वाले कोलेजन खराब है। तो the mitral valve prolapse, it is associated with Ehlers-Danlos syndrome, it is associated with Marfan syndrome, Street-Bake syndrome। ये वो कंडीशन है जिसके अंदर मिटल वाल जो होता है बहुत ही इलास्टिक होता है, बहुत ही इलास्टिक होता है। So this particular thing, the displacement of the mitral valve leaflet posteriorly in the left atria during the systole, this is called as mitral valve prolapse. This is the technical definition of mitral valve prolapse, that mitral valve is prolapsing in the left atrial cavity posteriorly. Those who are having MVP should not play contact sports. They should not play contact sports, those who are having severe MVP, because MVP can anytime can convert into late systolic murmur, means it is basically converting into mitral regurgitation, which we don't want to happen. So these are the causes of the systolic murmur. So आपको तो केवल 4 cause याद रख लो। 4 cause कौन कौन से?
ऊपर गया एमआर, साइड में चला गया वीएसडी, नीचे जाने में दो प्रॉब्लम है, आइदर एएस और एचओसीएम. अगर इफ यू रिमेंबर दीज 4 कॉजेज ऑफ सिस्टोलिक मर्मर, you can easily make 2 more causes on the right side. These are the causes on the left side. These are the 2 causes that you can search in the right side of the heart, right? And based on that, you can find out these are the causes of the systolic murmur. Now, once we are clear with the systolic murmur, तो अभी तक हमने ये पढ़ा कि systolic murmur जो थे वो हमें सुनाई दे सकता है एमआर में या फिर टीआर में, then AS या फिर PS. These are the causes of systolic murmur. And there are 2 more we have discussed, VSD, HOCM. So total हमने 4 causes बात की. These are the 4 causes we have discussed: MR, VSD, AS, and HOCM. These are the 4 causes we have discussed. Now, what will be the causes of diastolic? So far we have discussed about the continuous murmur, systolic murmur, and diastolic murmur. Continuous murmur में तो हमने बोला था vascular pathology में आता है, valvular में आता ही नहीं है. Continuous murmur is vascular pathology. So continuous में प्रॉब्लम नहीं है, systolic में नहीं है. डायस्टोलिक तो उससे भी आसान है. अगर यहाँ पे आपने एमआर लिखा है तो डायस्टोलिक में ऑटोमेटिकली आप लिख दो एमएस. उल्टा लिखना है, यहाँ पे आपने एएस लिखा है तो यहाँ पे लिख दो एआर, एंड दैट यू हैव गॉट योर डायस्टोलिक मर्मर. क्योंकि यहाँ पे पीएस लिखा है तो यहाँ पे लिख दो पीआर, यहाँ पे टीआर लिखा है तो यहाँ पे लिख दो टीएस. सो यू जस्ट हैव टू रिमेंबर द सिस्टोलिक. सिस्टोलिक को हमने कॉन्सेप्ट से याद कर लिया, उसका अपोजिट कर लिया तो डायस्टोलिक हो गया. और इनफैक्ट हम अगर एग्जाम में भूल भी गए तो मैंने आपको एक न्यूमोनिक बताया था, एमएसडी. एमएसडी मिटल स्टोनोसिस की मर्मर जो होती है डायस्टोलिक होती है. मिटल स्टोनोसिस विल हैव द डायस्टोलिक मर्मर. एओर्टिक regurgitation is a diastolic problem. So when comes to the diastolic murmur, the mid diastolic murmur, it is seen in mitral stenosis. The pen diastolic, it is seen in aortic regurgitation. Early it can be seen in mild aortic regurgitation. Mild aortic regurgitation. अब आप आंसर करना. Mid diastolic murmur with prominent A wave on JVP. JVP में प्रॉब्लम बताया है, तो ये मिट्रल स्टेनोसिस होना चाहिए या ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस होना चाहिए. जब भी जेवीपी साथ में आ जाएगा तो कौन से साइड के वाल चूज करोगे, लेफ्ट साइड के या राइट साइड के? राइट साइड के. तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस. ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस, right? This is how we have to identify that the systolic murmur, diastolic murmur, or the continuous murmur. When it comes to the triangle of auscultation, there is a area between the two muscles and the scapula. एक छोटा सा एरिया होता है, is referred as the triangle of auscultation. ये जो छोटा सा एरिया है, which is here is the trapezius muscle. ये तो trapezius muscle हो गया. This side, this is the scapula. एंड ये नीचे की तरफ जो आ रहा है, दिस इज द लैटिस्मस डॉर्सी. सो ट्रेपेजियस, लैटिस्मस डॉर्सी एंड स्कैपुला के बीच में एक छोटा सा ट्राइंगल बनता है, दैट इज कॉल्ड एज ऑन द लेफ्ट साइड, दैट इज कॉल्ड एज द ट्राइंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन. ट्राइंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन, तो इसकी बाउंड्री पूछ लेते हैं. व्हाट इज द बाउंड्री ऑफ द ट्राइंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन? ट्रेपेजियस, लैटिस्मस डॉर्सी एंड द स्कैपुला, राइट. HOCM और MBP का जो मर्मर होता है, इट इंक्रीजेस ऑन वालसाल्वा. बाकी सारे मर्मर तो वालसाल्वा करने पे कम हो जाते हैं. वालसाल्वा क्या होता है? हम पेशेंट को ऑस्कल्टेट करते रहते हैं, हम पेशेंट को बोलते हैं नाक बंद करना है और मुंह नहीं खोलना है और ट्राई टू एक्सेल द एयर, दैट इज कॉल्ड एज वालसाल्वा. वालसाल्वा का मतलब है इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ाना है कैसे भी करके. तो हम पेशेंट को बोलते हैं नाक बंद कर लो, मुंह मत ओपन करना एंड ट्राई टू एक्सेल द एयर. अगर आप अभी भी करके देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आपका एब्डोमेन का प्रेशर बढ़ रहा है. तो वालसाल्वा करने पे 2 मर्मर बढ़ते हैं. HOCM और MBP अगर पेशेंट को है तो उसके मर्मर बढ़ जाएंगे, बाकी के मर्मर कम होते हैं. Now coming to some named murmurs, जैसे कि Carvalho's murmur, this is the murmur of tricuspid regurgitation. Kericum's murmur we have discussed, it's seen in the rheumatic fever, acute endocarditis में हमारे को देखने को मिलता है. In the rheumatic fever, when we have the acute endocarditis, we will have the Kericum's murmur. Austin Flint murmur, it is seen in aortic regurgitation. Graham-Steele murmur is pulmonary regurgitation. द एओटिक स्टेनोसिस का जो मर्मर होता है, देखो एओटिक एरिया में सबसे अच्छा सुनाई देगा. एओटिक स्टेनोसिस का मर्मर, द डायमंड शेप मर्मर, सबसे अच्छा कहाँ सुनाई देगा? एओटिक एरिया में, एओटिक स्टेनोसिस का. और ये जो मर्मर होता है ये रेडिएट करता है इधर मिट्रल एरिया की तरफ. मतलब कि आप आपका स्टेथ ऐसे घसीट के लेके आओगे, इफ यू ड्रैग योर स्टेथ फ्रॉम द एओटिक एरिया टुवर्ड्स द मिट्रल एरिया, यू विल बी एबल टू हियर दिस मर्मर. सो द AS मर्मर रेडिएट्स टुवर्ड्स द मिट्रल एरिया. दिस इज कॉल्ड एज गैलोवर्डियन फिनोमिना. Called as Gallowodian phenomena. Tumor plop sound, it is seen in atrial myxoma. So these are some of the named murmurs to be remembered. There is nothing much to explain in that.
And in the same way, towards the end, these are the various named pulses. एनाक्रोटिक पल्स किस कहाँ पे होती है, डाइक्रोटिक कहाँ होती है, पल्सेस पार्वस से टार्डस किस में देखने को मिलता है, ये हमने अलग अलग जगह अलग अलग वीडियोस में इनको डिटेल में डिस्कस किया है. यहाँ पे सारी नेम्ड मर्मर्स को एंड नेम्ड पल्सेस को एक साथ लिख दिया जस्ट फॉर योर रेफरेंस कि हम एक साथ याद कर लें उनको, राइट. So this is all about the topic of murmur. Thank you.